हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेबी का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शुरू किया था। उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया था। अब हम फॉरेन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, कोई भी इंडियन बिजनेसमैन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन रुपीज़ में रिपोर्ट करता है। अब अगर उसका कोई फॉरेन ऑपरेशन होगा, मतलब कोई सब्सिडरी या ब्रांच अगर किसी दूसरे कंट्री में होगी, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर या रुपीज़ में दिखा सकता है। अब फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम कौन सा रेट कंसिडर करेंगे? सो ये ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि फॉरेन ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं। एक है इंटरनल फॉरेन ऑपरेशंस और दूसरा नॉन इंटरनल फॉरेन ऑपरेशंस। इन दोनों को समझते हैं। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब ऐसा सब्सिडरी होता है जो मेन कंपनी पे डिपेंड रहता है और वो उसके ब्रांच जैसा ही काम करता है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा हुबेहू अपने पिता पे गया रहता है। हम बोलते हैं ना, जैसे बाप वैसा बेटा। सो यहाँ भी ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन रुपीज़ में रिपोर्ट करता है। सो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे नॉर्मल कंपनी रिपोर्ट करती है, उसी तरह ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन रिपोर्ट करती है। सो मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्ट करते वक्त 31 मार्च को वो उस डेट का एक्सचेंज रेट यूज़ करेगी और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस रहेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेगी। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसिडर करते हो या फिर रिवोल्यूशन मेथड, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। सो आपको क्लियर हो गया कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कंपनी जैसे वो रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ये यहाँ इंडिपेंडेंट कंपनी जैसा काम करता है। यहाँ देखो, बेटा कैसे पिताजी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। सो ऐसे सब्सिडारीज डॉलर्स में रिपोर्ट करेगी। अब जब मेन कंपनी की बैलेंस शीट की डेट आएगी तो उस वक्त जो 31 मार्च को एक्सचेंज रेट रहेगा उस एक्सचेंज रेट को यूज़ करके रिपोर्टिंग करेंगे। सिंपल। यह एक्सचेंज रेट डिफरेंस का कोई इशू नहीं है क्योंकि हम सारा फाइनेंशियल डाटा 31 मार्च के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लेंगे। समझ रहे हो? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। There are various methods for translate the financial statements of the foreign operation into the reporting currency. This method depends upon the manner in which a foreign operation is financed and operates in respect of the reporting entity. For this purpose, the foreign operations can be classified into integral foreign operations and non-integral foreign operations. Integral foreign operations, as the name suggests, are the ones that carry out their business activities as if such operations were an extension of the operations of the reporting entity. Therefore, changes in the exchange rate of the reporting currency and the currency of the country of foreign operation directly impact the cash flows from operations of the reporting entity. On the other hand, non-integral foreign operations incur expense, earn money, accumulate cash and other monetary items, avail borrowing, all considerably in the local currency. They may enter into foreign currency transactions, including the currency of the reporting entity. Furthermore, when there are changes in the exchange rate between the reporting and the local currency, there is small or no change in the present and future cash flow from operation of either the reporting entity or non-integral foreign operation. सो फ्रेंड, इसके साथ हमारा फॉरेन ऑपरेशन का पार्ट भी कवर हो गया। नेक्स्ट हम पैरा 46 के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के एक्सचेंज रेट डिफरेंस को हम पी&एल में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक नया पैराग्राफ 46 निकाला है जिसमें इस रूट का एक्सेप्शन दिया है। देखो, समझते हैं कि ये पैराग्राफ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त पूरे दुनिया में एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से एक्सचेंज डिफरेंस बहुत बढ़ने लग गया। अब फ्रेंड्स, हमने देखा कि एक्सचेंज डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। सो इसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ने लग गए और कंपनीज को बहुत लॉस होने लग गया। सो कंपनीज ने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करने को बोला और इंडियन गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये पैराग्राफ 46 लाया। अब हम देखते हैं कि ये पैरा 46 में क्या दिया है। देखो, यह बोला है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, फॉर एग्जांपल आपने $1,00,000 का बैंक लोन 5 साल के लिए लिया है और वो अमाउंट आपने कोई डिप्रेशिएबल एसेट लेने के लिए यूज़ किया। फॉर एग्जांपल आपने उस $1,00,000 से एक नई मशीन खरीदी। अब अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए
तो आप अपना एक्सचेंज डिफरेंस उस डिप्रिशिएबल एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। सो आपको कुछ समझ रहा है? डोंट वरी, एग्जाम्पल को इलेबोरेट करने के बाद समझ जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ आपने बैंक से लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए $1,00,000 का लोन लिया और उसका यूज़ आपने एक डिप्रिशिएबल एसेट जैसे कि मशीन लेने के लिए यूज़ किया। अब सोचो कि इस ट्रांजैक्शन का डेट है 30 नवंबर 2014 और तब डॉलर का रेट था 50। और फ्रेंड, इस रेट के हिसाब से मशीन की कॉस्ट आ जाएगी 50 लाख, राइट? अब सोचो कि बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च। उस वक्त डॉलर का रेट बढ़कर हो गया 52। अब हमारा एक्सचेंज डिफरेंस है ₹2, मतलब यह डिफरेंस अमाउंट आएगा 2 लाख। अब फ्रेंड्स, पहले हम इसे P&L में एक्सपेंस करके रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पैरा 46 में ये बोला है कि आप उस डिफरेंस को कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दो। सो अब नई एसेट की वैल्यू है 52 लाख। क्लियर है फ्रेंड्स कि किस तरह अब कंपनीज को लॉस नहीं झेलना पड़ता है, बल्कि वो अपना डिफरेंस एसेट में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज पैरा 46। The broad principle is that the exchange differences should be taken to the profit or loss statement, notwithstanding the exchange difference which arises on the revenue account or the capital account. However, the Union Government of India, via a notification issued on March 31st, 2009, inserted the above-mentioned paragraphs in the AS 11, the effect of changes in the foreign exchange rates. The exchange differences which arises on account of the depreciable asset isn't required to be charged to the profit or loss statement and might be added or reduced from the cost of such asset. This addition should be depreciated together with the asset over the useful life of such depreciable asset. The underlying conditions are that such asset should be depreciable capital asset and they have to be represented in the balance sheet in the foreign currency terms, and it should be designated as long-term foreign currency monetary item. अब फ्रेंड्स, आपने ये समझा कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का यूज़ अगर डिप्रिशिएबल एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज़ किया तो हमें एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं वो अमाउंट डिप्रिशिएबल एसेट को एक्वायर करने में नहीं लगाऊँ तो, अगर मैंने नॉन डिप्रिशिएबल एसेट खरीदा तो, सोचो कि मैंने $1,00,000 लैंड या स्टॉक ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए लगा दिया। अब मैं इनके आने वाले एक्सचेंज डिफरेंस को कैसे रिपोर्ट करूँगा? सो अगर ये दो कंडीशन मीट होते हैं तो हम एक्सचेंज डिफरेंस लोन के टेन्योर से डिवाइड करेंगे और उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे एग्जांपल लेके इलाबोरेट करते हैं। यहाँ हमने देखा कि बैंक लोन लेके मैंने लैंड या स्टॉक ऑफ गुड खरीदा जिसकी कॉस्ट एक्सचेंज रेट 50 के हिसाब से 50 लाख है। अब 31 मार्च को रेट 52 है, सो डिफरेंस अमाउंट 2 लाख आएगा। ये तो आपको पता है। अब यह सबसे पहले हम इसे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। अब ट्रांसफ़र करने के बाद हम उस अकाउंट को 5 साल के लिए अमोर्टाइज करते हैं, दैट इज़ 2 लाख डिवाइड बाई 5 विच इज़ 40,000। फिर हम ये 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे और बाकी का अमाउंट उसी अमाउंट में रहेगा। समझ रहे हो? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So for long-term foreign currency monetary item which is not used to acquire depreciable asset, for example loan taken to acquire land or goods or loan advanced by company to others, exchange difference should be credited to foreign currency monetary item translation difference account. This amount should be amortized over the term loan and transferred to profit and loss statement. So friends, इस तरह हमारा पैरा 46 का पार्ट भी कवर हो गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So thanks for watching and meet you in the next video.